वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज हम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है हेल्थ असेसमेंट। और आज का हमारा वीडियो लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ असेसमेंट, जो कि हेल्थ असेसमेंट थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट है। तो इस यूनिट को आसानी के लिए हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज के पार्ट में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, हेल्थ असेसमेंट हम क्यों पढ़ते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं हेल्थ असेसमेंट के, और एट द एंड मैं आपको ये एक्सप्लेन करके दूंगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ असेसमेंट क्या है, कि हम क्यों हेल्थ असेसमेंट पढ़ते हैं, इसका हमारे लिए क्या फ़ायदा है। इसी के साथ इस यूनिट के जो आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो उसको भी मैं मेंशन करूंगा ताकि एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। इस यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट का जो है वो सेकंड पार्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको दो टर्म्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हेल्थ का, कि जब आपको हेल्थ का पता होगा तब आप किसी पेशेंट की, किसी पर्सन की हेल्थ को एसेस करेंगे। तो WHO की तरफ से जो डिफिनीशन है हेल्थ की, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आप बार बार इसको पढ़ेंगे, लिहाजा इसको आप याद रख लें कि हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ अ डिजीज और इन्फर्मिटी। कि आपके पास हेल्थ क्या है, कि जब किसी पर्सन को कहते हैं कि ये हेल्थी है, तो वो कब होगा, जब उसका फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग कंप्लीट होगा, वो फिजिकल फंक्शन उसके तमाम नॉर्मल होंगे, मेंटली वो सही से थिंकिंग, रीजनिंग, ये चीज़ें सही से करेगा, उसके सोशल रिलेशन सही होंगे, तो वो पर्सन हमारे पास हेल्थी कहलाएगा और इस स्टेट को हम कहेंगे हेल्थ। सही है। अब WHO ने इसके साथ थोड़ी एडिशन भी की है कि जब हमारे पास कोई पर्सन इन तमाम चीज़ों के साथ अगर वो अपनी सोशल और इकोनॉमिकल प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकता है, तो वो पर्सन हमारे पास हेल्थी कहलाता है। तो इन शॉर्ट के जब हमारे पास कोई पर्सन वो फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट, चाहे वो फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट जब वो फुली कंप्लीट होगा, उसमें कोई डिजीज़ नहीं होगी, उसमें कोई इलनेस नहीं होगी, उसमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं होगी, तो इस तरह के पर्सन को हम कहेंगे हेल्थी पर्सन और उस स्टेट को कहेंगे हेल्थ। इसके बाद हमारे पास जो है असेसमेंट किसे कहते हैं। देखो असेसमेंट मैं आपको सिंपल समझा दूं कि जब आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसके वीकनेस, उसके स्ट्रेंथ, उसकी प्रॉब्लम, उसमें कौन कौन से हैं, उसमें कहाँ पे कोई डिफेक्ट है, तो उसके जब आप तमाम फंक्शंस को बारीकी से देखते हैं, इसको कहते हैं असेसमेंट। मतलब कि अगर आप जो है कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, तो आप गाड़ी देखते हैं, उसको खोल लेते हैं, उसका इंजन वगैरह देखते हैं, उसके फंक्शनल आप देखते हैं, उसके सिस्टम देखते हैं, उसके तमाम पार्ट्स देखते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आप उसकी असेसमेंट कर रहे हैं कि आया उसमें कहाँ पे तो कोई मसला नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह असेसमेंट किसे कहते हैं, द एक्शन ऑफ असेसिंग समवन और समथिंग, द एक्ट ऑफ जजिंग, डिसाइडिंग द अमाउंट, वैल्यू, क्वालिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। जब आप किसी चीज़ में को उसके अमाउंट को, उसकी वैल्यूज़ को देखते हैं, उसकी क्वालिटी को देखते हैं, अच्छी क्वालिटी है, बुरी क्वालिटी है, उसमें कहाँ पे कोई डिफेक्ट है या नहीं है, तो इन तमाम चीज़ों को जब आप देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ की असेसमेंट करते हैं। तो हेल्थ असेसमेंट में फिर हम क्या करते हैं, हेल्थ असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि the process of collecting, validating and clustering data about the health, कि जब हम किसी पेशेंट के हेल्थ के बारे में डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसकी डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के देखते हैं, उसके डिफेक्ट वहाँ पे हैं या नहीं है, उसके बॉडी के फंक्शन को देखते हैं, उसके बॉडी के एबनॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को देखते हैं, उसके बॉडी के स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जब हम किसी पेशेंट का डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उस
उस डेटा को हम क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं कि आया ये डेटा जो मैंने कलेक्ट किया ये सही है या नहीं है, ये उस पेशेंट के से रिलेट करता है या नहीं करता, और उसके बाद वो तमाम डेटा को आप एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, तो इसको फिर कहते हैं हेल्थ असेसमेंट। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है कि मुझे एब्डोमिनल पेन है, तो एब्डोमिनल पेन कई वजह से हो सकते हैं। उससे एब्डोमिनल फ्लैटुलेंस हो सकती है, उससे हमारे पास जो है पॉइजनिंग हो सकती है, डायरिया की वजह से भी उससे एब्डोमिनल पेन हो सकती है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकती है, अपेंडिसाइटिस की वजह से भी हो सकती है, लिवर प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती हैं, स्टोमिक प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है। इंतहाई ज़्यादा इसके हमारे पास काजेज़ हैं। तो जब आपके पास कोई पेशेंट आता है कि मुझे एब्डोमिनल पेन है, तो फिर आप एसेस करेंगे कि उसके एब्डोमिनल पेन है तो वो किस चीज़ से रिलेट करता है। वो किडनी से रिलेट करता है, वो लिवर से रिलेट करता है, वो जो है स्टोमिक से रिलेट करता है, इंटेस्टाइन से रिलेट करते हैं, किस चीज़ से रिलेट करता है, और एब्डोमेन पे किस जगह पे है, किस टाइप का पेन है। तो ये तमाम डेटा जब आप किसी पेशेंट के बारे में कलेक्ट करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं और उसको एक साथ लिखते हैं, तो इसको कहते हैं हेल्थ असेसमेंट। और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम बॉडी के हर सिस्टम की असेसमेंट पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी के जो 11 सिस्टम है, तो उसमें अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको हम किस तरह असेस करेंगे कि हाँ, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये अब इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ये लीवर की वजह से पेन है, या ये किसी पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनको असेस करना, ये आप हेल्थ असेसमेंट में पढ़ेंगे। अब जो है आपको हेल्थ असेसमेंट के बारे में पता चल गया होगा। इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है कि हेल्थ असेसमेंट इज अ प्लान ऑफ केयर दैट आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक नीड ऑफ अ पर्सन एंड हाउ दीज नीड्स विल एड्रेस बाय हेल्थ केयर सिस्टम और स्किल नर्सिंग फैकल्टी। किसे कहते हैं हेल्थ असेसमेंट? कि इसमें आप किसी पेशेंट के स्पेसिफिक नीड्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस नीड्स से हमारे पास जो है हॉस्पिटल में आया है। फिर उस नीड्स को जब आप आइडेंटिफाई मालूम कर लेते हैं, तो फिर उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं और केयर प्रोवाइड करते हैं उस पेशेंट को। तो इसे कहते हैं हेल्थ असेसमेंट। थर्ड डेफिनेशन इसकी है कि हेल्थ असेसमेंट इज एवेल्युएशन ऑफ हेल्थ स्टेटस बाय परफॉर्मिंग अ फिजिकल एग्जाम आफ्टर टेकिंग अ हेल्थ हिस्ट्री। क्या है कि हेल्थ असेसमेंट के थ्रू हम किसी पेशेंट की हेल्थ स्टेटस को एवेलुएट करते हैं। किस तरह एवेलुएट करेंगे? कि हम उससे हिस्ट्री लेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम थी, नहीं प्रॉब्लम, जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फैमिली प्रॉब्लम तो नहीं है, सोशल प्रॉब्लम, उससे हम हिस्ट्री लेते हैं। और हिस्ट्री के बाद फिर हम क्या करते हैं? फिजिकल एग्जाम परफॉर्म करते हैं। फिजिकली हम उसके बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को देखते हैं। जब हमारे पास डेटा आ जाता है तो फिर उस डेटा को हम एवेलुएट करते हैं और हम देखते हैं पेशेंट की हेल्थ स्टेटस को कि उसका हेल्थ स्टेटस वो किस कंडीशन में हमारे पास है। अब हमारे पास असेसमेंट में फिर दो टाइप्स मेन आ जाते हैं, एक नर्सिंग असेसमेंट है, एक मेडिकल असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट वो जो नर्स करेगी, मेडिकल असेसमेंट वो जो डॉक्टर्स करते हैं। तो नर्सिंग असेसमेंट में क्या है? कलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा टू डिटरमाइन क्लाइंट ओवरऑल लेवल ऑफ फंक्शनिंग इन ऑर्डर टू मेक अ प्रोफेशनल क्लिनिकल जजमेंट। देखो, एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि नर्सिंग असेसमेंट में हम सब्जेक्टिव डेटा भी कलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा भी कलेक्ट करते हैं, ताकि हमारे पास जो पेशेंट है उसके लेवल ऑफ फंक्शनिंग को देखा जा सके और उसके बारे में हम क्लिनिकल जजमेंट, प्रोफेशनल क्लिनिकल जजमेंट बना लें। सही है। अब सब्जेक्टिव डेटा कौन सा है? ये अक्सर उसमें मैं एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ, F1 में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि वो डेटा जो हमारे पास पेशेंट हमें बताता है, मतलब पेशेंट कहता है मुझे पेन है, तो पेन हम नहीं मालूम कर सकते पेशेंट को पेन है या नहीं है। हाँ, वो पेन से रोता है, चिल्लाता है, तब हम मालूम कर सकते कि हाँ ये पर्सन पेन में है, अदरवाइज हमें पता नहीं चलता। तो पेन हमारे पास क्या है कि उसका हम ये सब्जेक्टिव डेटा है जो हम पेशेंट से पूछेंगे। एक होता है ऑब्जेक्टिव, कहाँ पे स्वेलिंग हुई है, कहाँ पे रेडनेस है, कहाँ पे रैशेज हैं, कहाँ पे निशान वगैरह हैं, तो वो चीज़ें तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। तो जब हम पेशेंट से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव
डेटा को कलेक्ट करते हैं ताकि पेशेंट के ओवरऑल जो है फंक्शनिंग को जज किया जा सके और उसके बारे में एक प्रोफेशनल जजमेंट बना लिया जाए। तो इसको कहते हैं नर्सिंग असेसमेंट। मतलब नर्सिंग असेसमेंट में हम ये करेंगे, फोकस ऑन क्लाइंट एज अ पर्सन एंड रीच टू ऑप्टिमल लेवल ऑफ वेलनेस। और क्या कहते हैं कि वो क्लाइंट को फुली जज करता है होलिस्टिकली फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट, और फिर क्या करता है उसके लिए प्लानिंग करते हैं ताकि किस तरह हम उसको एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ वेलनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब उसको हम किस तरह फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, ये नर्सिंग असेसमेंट में हम करेंगे। मेडिकल असेसमेंट में डॉक्टर्स क्या करते हैं, फोकस प्राइमरी ऑन दी क्लाइंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। वो क्लाइंट के फिजियोलॉजिकल चेंजेस को देखते हैं, मतलब उनके किस फंक्शन में प्रॉब्लम है। मिसाल इसकी मैं दूं, एक डॉक्टर क्या करता है, टीबी के साइन सिम्टम को देखता है किसी पेशेंट में, उसके लिए टेस्ट करता है, टीबी के मेडिसिन प्रोवाइड करता है। यही डॉक्टर का काम है, बस सही है। हालांकि नर्स क्या करती है, नर्स पेशेंट की रेगुलर वाइटल साइन चेक करेगी, उसकी जो है पोजीशनिंग चेंज करेगी, बेड सोर से बचाएगी, उसके जो है मेंटल जो है उसको देखेगी, उसके स्पिरिचुअल बिलीफ ये चीज़ें भी वो पेशेंट जो है वो देखेगी, सही है। उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसके एथिक्स वगैरह, इन तमाम चीज़ों का जो है होलिस्टिकली जब केयर प्रोवाइड करेगी तो वो नर्स करेगी। डॉक्टर का काम सिर्फ क्या होता है, वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास नर्सिंग असेसमेंट और मेडिकल असेसमेंट में हमारे पास फर्क है कि मेडिकल डॉक्टर जो है वो डिजीज को असेस करेंगे, नर्स जो है वो पूरे पेशेंट को फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट असेस करते हैं। अब ये 3 टर्म्स है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, कम्युनिटी में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसमें पहला हमारे पास है इलनेस। देखो इलनेस और डिजीज में फ़र्क क्या है, ये अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी आता है। इलनेस किसे कहते हैं, देखो जब किसी पर्सन को कोई डिजीज होती है, उसके बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी होती है और वो उसको फिजिकली मेंटली उसको परसीव करता है, सब्जेक्टिव फीलिंग्स के थ्रू वो उसको परसीव करता है, फिजिकल मेंटल सोशल इंटेलेक्चुअल। तो इस कंडीशन को फिर हम कहते हैं कि ये पर्सन इल है। मिसाल इसकी मैं आपको दे दूं, किसी पेशेंट को हमारे पास फीवर है, सही है, तो ये फीवर जो हमारे पास है ये एक डिजीज है, लेकिन उस फीवर की वजह से पेशेंट जो है वो क्या होगा, जनरल बॉडी वीकनेस उसको होगी, वो पेशेंट जो है वो अनईजी फील करेगा, पेशेंट जो है उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो इतनी नहीं होगी, वो जो है स्टडी वगैरह नहीं कर सकता, अगर स्टूडेंट है वो सही से सोच नहीं सकता, सही है, वो अनहैप्पी रहता है, इमोशनली वो हमारे पास क्या है, डिप्रेस है। तो इस तरह के कंडीशन को हम कहते हैं इलनेस, कि जब हमारे पास कोई पर्सन के एबनॉर्मल हाईली पर्सनल और सब्जेक्टिव फीलिंग्स हो किसी भी डिजीज वगैरह के बारे में, तो इस पर्सन को हम कहेंगे कि ये इल पर्सन है। डिजीज किसे कहते हैं, डिजीज जब हमारे पास किसी disorder or structure function in human animal or plant especially one that produce specific symptom। देखो जब हमारे पास किसी पर्सन, किसी प्लांट, एनिमल, जिसकी भी हम बात करें, अगर उसके बॉडी में किसी भी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस पर्सन को हम कहेंगे कि ये डिजीज पर्सन है। मतलब किसी पेशेंट जो है उसको कोई इन्फेक्शन है, सही है, उसको थ्रोट इन्फेक्शन है हमारे पास, तो ये डिजीज है, थ्रोट इन्फेक्शन ये डिजीज है। लेकिन उस थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से पर्सन जो है वो फिजिकली सही से बोल नहीं सकता, सही है, वो जो है इमोशनली वो खामोश से ही डिप्रेस है, अनईजी फील करता है, उसके सोशल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल उसके सही नहीं है, वो सही से इबादत ये चीज़ें नहीं कर सकता, सही से प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर सकता, तो उसको हम कहेंगे इलनेस। लेकिन जो डिजीज़ है और डिजीज़ के जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं उसको फिर हम कहेंगे डिजीज़। मतलब कोई बॉडी में कोई फंक्शन में प्रॉब्लम है और उस आर्गन में कोई मसला है, या कोई आपके बॉडी के फंक्शन या आर्गन में कोई मसला है और उस वजह से आपको जो स्पेसिफिक सिम्टम है, तो तब इसको हम कहेंगे डिजीज। सही है, तो अब आपको इलनेस और डिजीज में फ़र्क का पता चल गया होगा। अब आ जाते हैं वेलनेस पे। वेलनेस किसे कहते हैं कि जब बॉडी के, आपके बॉडी के तमाम फंक्शन परफेक्ट हो,
ऑप्टिमम हो, तो इस कंडीशन को फिर हम कहेंगे कि वेलनेस, ये पर्सन हमारे पास वेल पर्सन है। अब आ जाते हैं हम हेल्थ असेसमेंट एंड नर्सिंग प्रोसेस। जो हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस हैं, जो FON में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि असेसमेंट होती है, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवैल्यूएशन, जो कि आप नर्सिंग केयर प्लान में भी लिखते हैं, NCP में भी लिखते हैं। तो उसमें हमारे पास फिर असेसमेंट किस तरह होती है। अब यहां से आप देख ले, सही है कि असेसमेंट हम क्या किस तरह करेंगे। जो हमारे पास नर्सिंग केयर प्लान में असेसमेंट है फर्स्ट स्टेप, तो उसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते हैं किसी पेशेंट का। इसके बाद डायग्नोसिस, ये जो NCP, ये नर्सिंग केयर प्लान के ये जितने भी स्टेप्स हैं, इस पे मेरा एक लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। आप नेम से सर्च करते हैं कि नर्सिंग केयर प्लान बाय फरमान KMU, तो तब आपको ये इसका वीडियो लेक्चर आ सकते हैं, जहाँ पे मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, जो हमारे पास जब हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं तो उसमें हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड स्टेप आएगा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम जो हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा जो हमने कलेक्ट किया है, तो उससे फिर हम नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं कि इस पर्सन को अगर ये प्रॉब्लम है तो किस वजह से है, इसको ये प्रॉब्लम है तो उसकी बिहाइंड रीजन क्या है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोस। थर्ड स्टेप हमारे पास है प्लानिंग। जब आपने डायग्नोज बना लिए तो उसके बाद फिर आप प्लानिंग करते हैं कि हमने क्या क्या करना है इस पेशेंट के लिए, ताकि इसको हम बेटर केयर प्रोवाइड कर सके। प्लानिंग के बाद क्या है, जो चीज़ें आपने प्लान कर ली, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट मतलब कि आप अपने प्लानिंग को फिजिकल शेप दे दें। सही है, आपने प्लानिंग कर ली कि इस पेशेंट को मैंने क्या एक्सरसाइज प्रोवाइड करना है, तो फिर आप उसको एक्सरसाइज जब प्रोवाइड करते हैं, उससे एक्सरसाइज कराते हैं, तो फिर ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है। सही है, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर लास्ट स्टेप आ जाता है एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन किसे कहते हैं कि जो आपने पेशेंट के लिए प्लानिंग की थी, उसको आपने इम्प्लीमेंट किया था, आपने केयर प्रोवाइड किया था, आया वो केयर का उस पेशेंट को कितना फ़ायदा है, इसको कहते हैं एवैल्यूएशन। तो ये हम नर्सिंग प्रोसेस में करते हैं। अब आ जाते हैं हम कि इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट इन नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस जो हमारे पास है कि जिसमें हम पेशेंट की से असेसमेंट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, अभी जो मैंने पढ़ा, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर इवैल्यूएशन होते हैं। तो उसमें असेसमेंट का फ़ायदा क्या है। सही है, फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस, ये तो नर्सिंग का फर्स्ट स्टेप है, ये भी हमें पता है, MCQs के लिए आप याद भी रख लें। सेकंड क्या है कि इट सेट द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ प्रोसेस। जब आप जो है सबसे पहले जब आप असेसमेंट करेंगे किसी पेशेंट का, तब ही आप ये बाकी चीज़ें कर सकते हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट का ये भी फ़ायदा है। थर्ड क्या फ़ायदा है कि आइडेंटिफाई पेशेंट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, कोऑपरेटिव अनकोऑपरेटिव, कुड और कुड नॉट केयर फॉर हिमसेल्फ और हेल्थ। जब आप असेसमेंट कर लेते हैं, इसमें आप ये देख लेते हैं कि ये पेशेंट हमारे पास जो है कोऑपरेटिव है या नहीं है, ये अपने हेल्थ के साथ सीरियस है या नहीं है, ये जो है अपनी केयर कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके स्ट्रेंथ वीकनेस कौन कौन सी है। इसके बाद परफॉर्म कंटिन्यूसली थ्रू आउट द नर्सिंग प्रोसेस। असेसमेंट जो है वो हम पेशेंट की कंटिन्यूसली करते हैं, जितनी भी नर्सिंग प्रोसेस है, नर्सिंग डायग्नोस बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम जो है प्लानिंग करते हैं, फिर प्लानिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जितना भी फुल प्रोसेस है नर्सिंग प्रोसेस का, इसके दौरान हम कंटिन्यूसली पेशेंट की हमने असेसमेंट करनी होती है, उसको हमने देखना होता है। तो वो हमारे पास इंपॉर्टेंस था असेसमेंट का नर्सिंग प्रोसेस में। MCQs के लिए आप उनको याद रख ले। अभी हम आ जाते हैं स्किल्स फॉर असेसमेंट कि जब हम किसी पेशेंट्स की असेसमेंट करते हैं, तो जो मेन नॉर्मल में असेसमेंट जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए। फिर हमारे पास जो है जब हम हर ऑर्गन की अपनी असेसमेंट करेंगे वो तो अलग स्किल्स होंगे, लेकिन जनरली हेल्थ असेसमेंट के लिए कौन से स्किल्स होने चाहिए, तो आपके पास 3H लर्निंग स्किल्स होने चाहिए जब आप जो है असेसमेंट करें किसी पेशेंट का। हेड, हैंड्स एंड हार्ट। हेड की कौन से हमारे पास है कि कॉग्निटिव,
कॉग्निटिव, आप जो है आपके कॉग्निटिव लेवल हाई होना चाहिए कि आप जान सके पेशेंट को मसला क्या है, मसला है तो किस वजह से है, आपको पहले से जो है तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप होने चाहिए। दूसरा साइकोमोटर, साइकोमोटर आपके हैंड प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब देखो, जब हम असेसमेंट करेंगे तो आगे आ जाएंगे, हम परकशन भी करते हैं, हम पल्पेशन भी करते हैं, हम टैपिंग भी करते हैं, हम प्रेस करेंगे, हम जो है उसको डिफरेंट जो है वो मूवमेंट वगैरह देंगे। तो साइकोमोटर स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, बेस्ट होने चाहिए। और इसके बाद क्या है आपका आप इफेक्टिव एंड इंटरपर्सनल, मतलब कि आप जो चीज़ कर रहे हैं तो उसका फुल बाय फुल आपके पास क्या होना चाहिए, मकसद पेशेंट का केयर होना चाहिए, पेशेंट्स की हेल्थ में वेलनेस होनी चाहिए, उसके जो है आपसे उसको फ़ायदा पहुंचे, आप अच्छे तरीके से इजीली जो है उसके प्रॉब्लम को जान सके। आपके पास एथिकल स्किल्स भी होनी चाहिए। एथिकल स्किल्स क्या है, एथिक्स जो है वो आप 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि जब हम किसी पेशेंट की असेसमेंट करेंगे, उससे इजाज़त लेंगे, उसकी इज्जत का ख्याल रखेंगे, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे, कोई भी इस तरह का हम वो नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से वो हमसे नाराज़ हो, खफा हो, उसको कोई हमारे पास तकलीफ़ पहुँचे। तो ये क्या है, ये आपके पास वो स्किल्स हैं जो असेसमेंट के लिए आपके पास होने चाहिए। अब आ जाते हैं हम पर्पस ऑफ हेल्थ असेसमेंट पे कि हेल्थ असेसमेंट का पर्पस क्या है, हम ये क्यों करते हैं। टू कलेक्ट डेटा रिलेवेंट टू पेशेंट हेल्थ स्टेटस टू आइडेंटिफाई डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल, ताकि हमारे पास असेसमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट के हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड हमें डेटा मिल सके, उसमें जो डिविएशन है नॉर्मल बॉडी हेल्थ से हम उसको पहचान सके, उसको जान सके। टू डिस्कवर द पेशेंट स्ट्रेंथ एंड कोपिंग रिसोर्स, पेशेंट की स्ट्रेंथ कौन कौन सी है, वो किस तरह कोप करता है अपने प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज को वो किस तरह कोप करता है। टू आइडेंटिफाई एक्चुअल प्रॉब्लम, पेशेंट के एक्चुअल प्रॉब्लम कौन कौन से हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सके। टू मार्क फैक्टर दैट प्लेस द पेशेंट एट रिस्क फॉर हेल्थ प्रॉब्लम, वो तमाम फैक्टर को हम मार्क कर सके, हम जान सके जिसकी वजह से पेशेंट हाई रिस्क पे हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम पहुंच सकती है। मतलब ये है कि हम जो है पेशेंट की असेसमेंट जब हम करते तो हम ये भी देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट कुछ अपने एक्शन की वजह से या उसमें कोई इस तरह प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो हाई रिस्क पे जा रहे हैं किसी भी डिजीज़ के लिए। किस तरह कि हमारे पास किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है तो हम एसेस कर लेते हैं, अगर हम एसेस नहीं करेंगे वो इन्फेक्शन बढ़ेगा तो उससे पेशेंट की हालत और भी ख़राब हो जाती है। तो वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम रिस्क पे हो सकता है तो उनको भी हम एसेस करते हैं। अब हमारे पास है 4 मेन टाइप्स असेसमेंट के। एमसीक्यूज़ के लिए आप याद रख ले, इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं और ये हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। सबसे पहले हमारे पास है इनिशियल असेसमेंट, फोकस असेसमेंट होता है, टाइम लेप्स्ड असेसमेंट होता है और इमरजेंसी असेसमेंट हमारे पास होता है। तो ये कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारे पास है कंप्रिहेंसिव असेसमेंट, जिसे इनिशियल असेसमेंट भी हम कहते हैं। तो ये क्या होता है कि is usually the initial assessment and include detailed health history, physical examination and examine the client overall health status। जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले जब आप उससे फुल बाय फुल हिस्ट्री लेते हैं, सही है कि उसकी हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकली आप उसके फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वाइटल साइन चेक करते हैं, उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं, बॉडी के फंक्शन वगैरह देखते हैं, तो इसको कहते हैं कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। कम्प्रिहेंसिव मतलब फुल डिटेल असेसमेंट जो आप देखते हैं। तो वो पहले जब पेशेंट आपके पास आएगा तो तब आप उससे ये जो है ये लेंगे। और ये कहाँ पे होते हैं, जब आपके पास ओपीडी में कोई पेशेंट आता है या वार्ड में आता है तो तब हम ये असेसमेंट करते हैं। सेकंड हमारे पास है फोकस्ड असेसमेंट। फोकस्ड जिस तरह नाम से जाहिर है कि इस प्रॉब्लम ओरिएंटेड एंड मे बी इनिशियल असेसमेंट आर एन ऑनगोइंग असेसमेंट। देखो फोकस असेसमेंट इसे कहते हैं कि जब आप किसी
ख़ास प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिकली असेसमेंट करते हैं। किस तरह आगे जाके हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अगर आपके पास अपेंडिसाइटिस वाला पेशेंट आता है, सही है, अपेंडिसाइटिस उठे हुए हैं, तो उसके लिए फिर आप दो हमारे पास जो है साइन होते हैं, मर्फी साइन, और ये हमारे पास असेसमेंट टेस्ट जो हम करते हैं, उसको सीधा लेटाते हैं, फिर उसके राइट साइड को एब्डामेन को प्रेस करके उसके एक टांग को उठाते हैं। तो ये जब किसी खास स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए असेसमेंट करते हैं तो इसे कहते हैं फोकस असेसमेंट। मतलब एक पेशेंट आपके पास आता है, हार्ट पेशेंट है, तो सिर्फ आप उसके हार्ट की असेसमेंट करते हैं, तो इस टाइप के पेशेंट को असेसमेंट को हम कहते हैं फोकस्ड असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट हमारे पास क्या है? इनिशियल असेसमेंट, इसे हम एडमिशन असेसमेंट भी कहते हैं। जब हमारे पास ओपीडी में कोई पेशेंट आता है, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी में स्टार्ट इनिशियली में कोई पेशेंट आता है, तो उसकी हम इनिशियली फुल डिटेल के साथ जो असेसमेंट करते हैं, जो हमारे पास कंप्रिहेंसिव डेटाबेस हम उससे कलेक्ट करते हैं, हेल्थ स्टेटस को हम देखते हैं, उसके हमारे पास डिटेल के साथ जब हम उसके तमाम फंक्शन को स्टडी करते हैं, तो इसको कहते हैं इनिशियल असेसमेंट। और इसमें हम फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स देखते हैं। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स कौन कौन से हैं? हम उसके हेल्थ परसेप्शन एंड मैनेजमेंट को देखते हैं, न्यूट्रिशनल्स के बारे में भी उसके पूछते हैं, अंडर न्यूट्रिशन तो नहीं है, माल नरिश तो नहीं है, एलिमिनेशन पैटर्न उसका देखते हैं, उसकी यूरिनरी प्रॉब्लम तो नहीं है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस तो नहीं है, सही है। इसके बाद उसका जो है कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये चीज़ें के बारे में हम पूछते हैं। एक्टिविटी, एक्सरसाइज, स्लीप एंड रेस्ट, उसके कॉग्निटिव परसेप्शन क्या है, उसके सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ कंसेप्ट, रोल रिलेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, उसके कोपिंग, स्ट्रेस टॉलरेंस वगैरह, वैल्यू एंड बिलीफ पैटर्न। तो ये उसके हेल्थ के बारे में जो फुल डिटेल हम उससे पूछते हैं, ये इनिशियल असेसमेंट में आता है और इसे फंक्शनल हेल्थ पैटर्न कहते हैं, सही है। इसके बाद प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट किसे कहते हैं? देखो, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट कलेक्ट डेटा अबाउट a problem that has already been identified. This type of assessment is narrow scope and shorter time frame than the initial assessment. In problem focused assessment, must determine whether the problem still exists and whether status of problem has changed. इसके बाद appraisal of any new ignored or misdiagnosed problem. तो प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट किसे कहते हैं? देखो, हमारे पास एक पेशेंट एडमिट है, सही है, हमारे पास एक पेशेंट ऑलरेडी है जिसकी इनिशियल असेसमेंट वगैरह हुई है। अब क्या है, उससे एकदम से पेन स्टार्ट हो गया, तो फिर डॉक्टर उसके पास चले जाते हैं, नर्स चले जाते हैं, उसको फिर असेस करते हैं कि ये पेन उसको क्यों है, किस वजह से है, क्यों ये प्रॉब्लम है उसका पेन, और उस पेन की हम असेसमेंट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट वो होता है जो किसी खास स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए हम करते हैं। इसमें हम जनरल असेसमेंट उसकी नहीं करते, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम उसे है तो उसकी हम असेसमेंट करेंगे, सही है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि हाँ, कि उसके बॉडी का फंक्शन खराब हो रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है, सही है। उस हमसे कोई मिस डायग्नोज तो हमने नहीं किया, कोई गलत डायग्नोज तो हमने नहीं बनाए, कोई गलत मेडिसिन तो उसको हम प्रोवाइड नहीं कर रहे। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि ये जो उसको प्रॉब्लम थी, आया उसके प्रॉब्लम में जो है उसको प्रॉब्लम से छुटकारा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। तो प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट में हम ये देखेंगे। देखो, इससे आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि हमारे पास पेशेंट एडमिट है, एकदम से उसे पेन हो गया, पेशेंट नर्स चला गया, उसकी असेसमेंट कर ली, अब ये कौन सा असेसमेंट टाइप है, तो फिर आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट है। थर्ड हमारे पास है टाइम लेप्स्ड असेसमेंट और ऑनगोइंग असेसमेंट। ये कौन सा असेसमेंट होता है? Time lapse assessment, another type of assessment, take place after initial assessment to evaluate any change in the client functional health. देखो, इनिशियल असेसमेंट आपने कर ली, अब टाइम टू टाइम आप पेशेंट की असेसमेंट करते हैं। अक्सर हॉस्पिटल में इस तरह कंडीशन होती है कि डेली बेसिस पे पेशेंट की असेसमेंट होती है कि पेशेंट की आज की हालत कल की हालत से कितनी बेहतर है। एक या हमारे पास इस तरह के पेशेंट होते हैं जिसकी हम इनपुट आउटपुट देखते हैं, टाइम टू टाइम हम उसकी इनपुट आउटपुट देखते हैं। इस तरह हमारे पास पेशेंट होते हैं जिसके हम टाइम टू टाइम वाइटल साइन देखते हैं,
सही है। तो जब आप स्पेसिफिक टाइम के बाद दिन में 2 मरतबा, दिन में 3 मरतबा, आफ्टर 2 आवर जब आप पेशेंट के असेसमेंट करते हैं तो इस टाइप ऑफ असेसमेंट को कहते हैं टाइम लेप्स्ड असेसमेंट, और आईसीयू क्रिटिकल पेशेंट में ये अक्सर ज़्यादा होते हैं। और लास्ट जो हमारे पास है वो है इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट किसे कहते हैं? इमरजेंसी असेसमेंट टेक प्लेस इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन इन विच द प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ इज अ टॉप प्रायोरिटी। इमरजेंसी असेसमेंट हम करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। कोई आपके पास हादसा हो जाता है, कोई पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में है, उसकी क्या है, उसके एयरवे, ब्रीथिंग या सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं, उसकी इमरजेंसी असेसमेंट करते हैं। जो फर्स्ट प्रॉब्लम होगा, जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होगा, फर्स्ट हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब उसके एयरवे, कोई ब्रीथिंग वगैरह में प्रॉब्लम है, वो एयरवे में कोई ब्लॉकेज वगैरह आया है, ये हम देखेंगे। ब्रीथिंग